झारखंड से पाकी से इस वक्त आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि एकजुट रहना है, बंटना नहीं है। और चलिए आप बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक की। जब से केंद्र सरकार इसको लेकर के विधेयक आई है तब से ही हंगामा मचा हुआ है और इसको लेकर जयपुर में मुस्लिम समाज ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें हिंदुओं के खिलाफ जमकर मुस्लिमों को भड़काया गया। मौलानाओं ने वहां पर क्या कहा कि ये बिल मुस्लिम विरोधी है और कैसे टारगेट करने की कोशिश हो रही है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम बेदार हैं, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैं समझता हूं आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में मुसलमानों के ठेकेदार बने कुछ लोग अब खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ आ गए हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि दिल्ली आओ, कि हमें अपनी ताकत दिखानी है और मनवानी है। खौफ को तर्क करो, घर से बाहर निकल के आओ। देश में माहौल अब ऐसा बनता जा रहा है कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे कुछ तथाकथित लोग अब चोरी छिपे नहीं बल्कि बड़ी बड़ी सभाएं करके हिंदुओं को खुलेआम धमकियां दे रखे हैं। ताजमहल के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे एहतियात करोगे। कुछ भड़काऊ मौलाना और देश के कुछ तथाकथित मुसलमान अब खुलकर कह रहे हैं कि धक्का दे दो, सरकार गिरा दो और जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है उससे मत छोड़ो। आज ये फैशन बन गया है कि मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाओ, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओ, मुसलमानों की लिंचिंग कर दो, मुसलमानों को ज़दोकोब कर दो, कुरान की बेहुरमती कर दो। अब तो साफ साफ दिख रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो मोदी सरकार को हिलाना है। वक्फ सिर्फ बहाना है, मकसद तो मोदी को सत्ता से हटाना है। और वक्फ तो सिर्फ बहाना है, मकसद तो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को साथ लाकर गठबंधन तोड़वाना है। इस कानून के जरिए मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, बेदार होने की जरूरत है और उन लोगों को पहचानने की जरूरत है, उन लोगों पर दबाव देने की जरूरत है। ये तमाम मेरे उलेमा इकराम बैठे हुए हैं कि इस वक्त नीतीश जी हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो और सबसे बड़े चंद्रबाबू नायडू हो, इन्हें पकड़ने की जरूरत है। इन भड़काऊ बयानों से एक बात तो साफ साफ समझ आ रही है कि क्या मुसलमानों को एकजुट करके किसी बड़ी साजिश की तैयारी हो रही है। आखिर क्यों ये मुसलमानों के ठेकेदार बने भड़काऊ मौलाना देश भर के मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं। रविवार को जयपुर में एकजुट होकर मौलाना तौकीर जैसे भड़काऊ भाईजान ने जो धमकी दी है वो कोई छोटी बात तो नहीं। और मैं कहता हूं, तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। मुद्दा वही है संशोधन विधेयक का। मामला अभी जेपीसी कमेटी के पास है जिसके सदस्य सांसद इमरान मसूद भी हैं। लेकिन इमरान मसूद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति को अपनी राय देने के बावजूद अभी से मुसलमानों को भड़काने के काम में लग गए हैं। ताजमहल के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे एहतियात करोगे।
जितनी लाइमलाइट आज जेपीसी की बैठक ने की बटोर रखी है, उससे ज्यादा लाइमलाइट तो मौलाना तौकीर रजा जैसे मौलाना मुसलमानों को भड़काकर बटोर रखेंगे। लेकिन जिस तरह से देश के तथाकथित मुसलमान वक्फ के नाम पर पूरा माहौल बना रखेंगे, ये छोटी बात भी नहीं है। क्योंकि इतिहास के अतीत में झांक कर देखें तो जब जब कट्टरपंथी एक हुए हैं, हिंसा ही हुई है, दुकानें ही लूटी गई हैं, निर्दोष लोगों को मारा काटा गया है। इसलिए सरकार को अब ऐसी भड़काऊ तकरीरें देने वाले मौलानाओं पर सख्त एक्शन लेना होगा, ताकि देश का माहौल कोई बिगाड़ न सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रचार मंच से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर हमला बोला तो वोट जिहाद वाले बयान पर फडणवीस को घेरने में ओवैसी ने भी जरा भी देरी नहीं की और फडणवीस को चैलेंज दे दिया, जिसका डिप्टी सीएम फडणवीस ने भी जवाब दिया। यानी कि चुनाव के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ओवैसी भड़काएंगे, जीत पाएंगे। सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? भाईजान पर भाऊ का वार। ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए। सियासी लड़ाई धर्म युद्ध पर आई। खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कुछ इसी तरह की लड़ाई में एक तरफ भाऊ है तो दूसरी तरफ भाईजान अपने अपने मंच से एक दूसरे का नाम लेकर निशाना साध रहे हैं। चुनावी जंग के बीच प्रचार मंच पर देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच टकराव दिलचस्प हो चुका है। क्योंकि वो फडणवीस हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को दबा सकेंगे। क्योंकि वो फडणवीस हैं तो ये चाहते हैं कि लोग उनके पैरों के पास बैठ जाएं। वो फडणवीस हैं तो ये समझते हैं कि वो मुझे जिहाद या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। वो फडणवीस हैं तो समझते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नीचे गिराऊंगा। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते हैं ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं। ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? दोनों अपने अपने एजेंडे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरे को ललकार रहे हैं, जिसकी शुरुआत फडणवीस ने की थी। फडणवीस ने कहा था महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध से है। ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले पाचही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा। पलटवार करने में भाईजान ने भी देरी नहीं की। फडणवीस के बयान से बौखलाए ओवैसी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। और जिहाद, हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया।
ओवैसी फडणवीस को इतिहास पढ़ा रहे हैं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने न सिर्फ फडणवीस को चैलेंज किया बल्कि ये भी कहा कि फडणवीस जो सपना देख रहे हैं वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। फडणवीस, तुम ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। मंच से भाऊ वर्सेस भाईजान के बीच की लड़ाई भयंकर चल रही है, लेकिन सियासी आंकड़े बताते हैं कि ओवैसी फडणवीस से ज्यादा महाविकास आघाड़ी के लिए खतरा है। हकीकत से अनजान वो भी नहीं है। ऐसे में भाईजान को लुभाने के लिए एमवीए नतमस्तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।